हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर, आपको 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 के अंतर्गत जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को लेते हुए, और हमने जो जीव जगत के जीवों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था। हमने पहले और दूसरे पार्ट के अंतर्गत ये भी जाना कि जीव क्या होते हैं, किस किस प्रकार के जीव किन किन स्थितियों में मिलते हैं, और जीवों को पहचानने का और जीवों की क्रियाओं को समझने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन सी ऐसी जैविक घटनाएं होती है जिनकी वजह से हम जीवों के बारे में जान सकते हैं। उसको हमने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भी देखा था कि जीव अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी जैविक क्रियाएं करते हैं, और वे जैविक क्रियाएं जैसे वृद्धि, उपापचयन, श्वसन, प्रजनन, या हम बात कर ले अन्य प्रकार की जो भी क्रियाएं हो रही है, चाहे वो गति क्यों ना हो, चाहे वो उसके शारीरिक क्रियाओं में वृद्धि क्यों ना हो, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बदलते क्यों नहीं हो, तो इनके आधार पर भी हमने ये जाना कि जीवों के अंतर्गत कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। फिर हमने क्या आरंभ किया था, पार्ट 2 के अंतर्गत हमने देखा था कि जीवों के अंतर्गत अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। किस किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर भी कहा था कि संपूर्ण विश्व भर में, यानी कि संपूर्ण विश्व भर में बात की जाए तो 1.7 to 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती है। जीवों की जातियां पाई जाती है, याद रखना, जीवों की संख्या नहीं है। जीवों की जातियां, एक जाति में कितने भी जीव हो सकते हैं। 1.7 मिलियन मतलब कि 17 से 18 लाख जीवों की जातियां पाई जाती है। उनके अंतर्गत पादप और जंतु सम्मिलित हैं। यह जीवों की जातियों की खोज अभी भी चल रही है, अभी भी जारी है, और जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है वैसे वैसे जीवों के बारे में और गहन जानकारियां और कुछ रहस्यमय घटनाएं सामने भी आ रही है। हमने ये भी देखा कि जीवों के अंतर्गत अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे भी थे जो हजारों वर्षों से जीवित है। अनेक प्रकार के ऐसे जीवों के बारे में हमने सुना है, देखा है। आए दिन हम अपने आसपास के एरिया में फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, न्यूज, इंट्रोज, जर्नलिज्म के माध्यम से ये देखते हैं कि ये जीव की खोज, उस जीव के बारे में हमें पता चला, ये जीवों के जीवाश्म मिले हैं, ऐसे जीव इतने वर्षों पहले पाए जाते थे। कैसे हमको पता चलता है, कैसे हमें उनका नाम पता चला, किन किन विधियों से, किन माध्यमों से, उनको हमने समझना स्टार्ट किया था। पार्ट 2 में उसको समझने से पहले हम थोड़ा 2 दशक पीछे 18वीं शताब्दी की तरफ गए थे, और हमने कहा था कि सर्वप्रथम जब जीवों के बारे में नए नए विचार, नई नई धारणाएं उत्पन्न होनी शुरू हुई, तो जीवों को समझना और जीवों के नाम को रखना एक महत्वपूर्ण, कल्पनाहीन तथा बहुत ही उद्देश्यमय ढंग से हम कह सकते हैं कि एक बाधा उत्पन्न हो गई। कैसी बाधा कि हर एक जगह में एक ही प्रजाति का जो जीव है उसकी वातावरणीय अनुकूलता और उसकी स्थिति और सामान्य नाम में बदलाव आ रहा है। कैसे कि हमने एग्जाम्पल लिए थे कि हर एक महाद्वीप के अंतर्गत पाए जाने वाले समान प्रकार के जीवों को उनके सामान्य नामों को उनकी लोकल भाषा के आधार पर बोला जाता है। तो कैसे हम विश्व में एक ही प्रकार के एक ही जीव का एक ही नाम रख सकते हैं, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने सोचना आरंभ किया, और वैज्ञानिकों ने पादप तथा जंतु के नामकरण हेतु 2 प्रकार की शाखाओं का गठन भी किया था। 2 प्रकार की कौन सी शाखाओं का गठन किया था? उन्होंने ये शाखाएं गठन की थी कि उन्होंने कहा था कि जब पादप के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर यानी कि नामकरण की एक शाखा रखी जाएगी। कौन सी? वापस रिपीट करता हूं, मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBA। बोटनी के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि पादपों के बारे में चर्चा होती है, इसके अंतर्गत पादप के बारे में पढ़ा जाता है। और जंतुओं के नामकरण के लिए वैज्ञानिकों ने एक और नामकरण की शाखा का निर्माण किया था, या उसकी स्थापना की थी, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये 2 प्रकार की शाखाओं का निर्माण भी हो गया, लेकिन अब किस प्रकार का नाम रखा जाए और उस नाम के अंतर्गत कौन से संबंधित नियम हो जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व भर की विज्ञान उस नामकरण पद्धति को फॉलो करे, यह भी एक बड़ा कठिन
बाधा आ गई थी, तो उसके लिए एक स्वीडन का वैज्ञानिक था जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। मैंने पहले भी बताया था कैरोलस लीनियस स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कैरोलस लीनियस ने क्या कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कैरोलस लीनियस ने कहा, क्या कहा? कैरोलस लीनियस ने कहा कि जीवों के नामकरण की पद्धति के लिए मैं अपनी एक प्रणाली विकसित कर रहा हूं। कौन सी प्रणाली? जीवों के नामकरण की एक प्रणाली कैरोलस लीनियस ने विकसित की जिसका नाम है द्विपदनाम प्रणाली, या जिसे हम द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। यह भी कैरोलस लीनियस ने कही, लेकिन इसको सर्वमान्य लागू कराने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन कैरोलस लीनियस ने इस नामकरण पद्धति के अंतर्गत कुछ ऐसे निर्देश और नियम रखे, कंडीशन अप्लाइज रखी, जिनकी वजह से वह नामकरण पद्धति आधुनिक विज्ञान का आधार बन गई। कैसे? कि कैरोलस लीनियस ने नामकरण पद्धति में यह कहा कि किसी भी जीव के, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी भी जीव के वैज्ञानिक या जिसे हम जैविक नाम कहते हैं, उसके नाम के केवल 2 पद रहेंगे। क्या पद रहेंगे? केवल 2 पद रहेंगे। और वो 2 पद कौन कौन से होंगे? उन्होंने ये कहा था कि एक पद तो उसका होगा वंश का नाम और दूसरा होगा उसका जाति संकेत पद। क्या होगा? वंश का नाम और दूसरा क्या रहेगा? जाति संकेत पद। किसका? किसी भी जीव के वैज्ञानिक या जैविक नामकरण के 2 ही पद रहेंगे, एक उसका वंश नाम और दूसरा उसका जाति संकेत पद रहेगा। यह कैरोलस लीनियस ने अपने नामकरण प्रणाली का पहला नियम या निर्देश रखा। यह नियम और निर्देश नामकरण करते समय बहुत उपयुक्त साबित हुआ। किस प्रकार? कि कैरोलस लीनियस ने यह कहा था कि जीवों के नामकरण हेतु किसी भी जीव को वंश और जाति में लिखने के लिए उसकी भाषा हमेशा लैटिन रहेगी, चाहे वो कोई भी भाषा से क्यों ना लिया गया हो, चाहे वो कोई भी भाषा से क्यों न लिया गया हो, फिर भी जीवों के नामकरण का जो नाम रहेगा वो लैटिन भाषा में ही गिना जाएगा। ये किसने कहा था? ये कैरोलस लीनियस ने कहा था। पहला नियम क्या था? जीवों का जैविक नाम के पद के 2 नामकरण के 2 ही पद रहेंगे। कौन से पद? वंश और जाति रहेगा। दूसरा क्या निर्देश या नियम रखा था उन्होंने? कैरोलस लीनियस ने कहा कि जीवों का जो वैज्ञानिक या जैविक नामकरण का जो भाषा की वो हमेशा लैटिन रहेगी, चाहे वो किसी भी भाषा से क्यों ना उपयुक्त किया गया हो, और हमेशा ही वो किसमें? बोल्ड इटैलिक यानी कि तिरछे में टाइप किए जाएंगे। तीसरा कैरोलस लीनियस ने जैविक पद्धति या जैविक नामकरण पद्धति में यह नियम या निर्देश रखा कि जीवों के वैज्ञानिक नामों को लिखते समय उसके पीछे सर्वप्रथम लेखक या सर्वप्रथम जो उसके नामकरण को लिख रहा है या नाम दे रहा है, उसको हम कोष्ठक में लिखेंगे उसके नाम के 2 ही शब्द। हमने मेंजिफेरा इंडिका का एग्जांपल लिया था और उसके पीछे पार्ट 2 में आप वीडियो देखना, उसके पीछे हमने कोष्ठक में क्या लिखा था? कोष्ठक में हमने लीन लिखा था, क्योंकि 2 ही वर्ड लिख सकते हैं। लीन का मतलब सबसे पहले किसने लिखा था? वो नाम किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। तो ये भी एक नामकरण की रखी थी। दूसरा है कि हाथों से लिखते समय जैविक नाम के नीचे अंडरलाइन यानी कि रेखांकन रहेगा और जैविक नाम तिरछे लिखे जाएंगे। ये मुख्य कैरोलस लीनियस ने नामकरण प्रणाली जो द्विपदनाम प्रणाली है उसके अंतर्गत अपने निर्देश या नियम रखे, और वह प्रणाली उपयुक्त साबित हुई, वर्तमान वैज्ञानिक के नामकरण पद्धति का आधार बन गई। उसी आधार को मान्यता को मानते हुए हम अभी अपना वर्गीकरण के आगे को लेते हुए चैप्टर नंबर 1 का आज तीसरा पार्ट आरंभ करेंगे, और उस पार्ट के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि वर्गीकरण के लिए और क्या क्या चीजें उपयुक्त होती हैं, किस प्रकार अनेक प्रकार के जीव मिलते हैं, जीवों के अंतर्गत कुछ व्यवहारिक समानताएं पाई जाती है तो कुछ उसके अंदर जीवों के अंदर शारीरिक और उसकी आंतरिक संरचनाओं का या उसका बात करें तो वातावरण के प्रति अनुकूलता दर्शाने का व्यवहार भी होता है। तो उसके आधार पर हम जीवों को किन किन चीजों में बांटते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो पहले एक बात समझ लीजिए कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जीवों के लिए, किसके लिए? जीवों के लिए। अगर जीवों की वर्गीकरण की हम बात करेंगे, तो वर्गीकी की जो सबसे छोटी इकाई या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जा चुका है
कि वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, या वर्गीकी का आधार क्या है, या वर्गीकी की सूक्ष्मतम इकाई या सूक्ष्मतम शाखा। याद रखना, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। क्या होती है? जाति, यानी कि स्पीशीज वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि अगर बहुत प्रकार के इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को हम अगर बांटना आरंभ करें उनके लक्षणों को देखते हुए, तो अंत में केवल वो जाति ही रहती है जिसके अंतर्गत एक ही समान लक्षण वाले जीव रहते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है जाति, किस प्रकार वंश बनते हैं, किस प्रकार कुल, किस प्रकार गण, वर्ग, क्लास और जगत बनते हैं। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं जाति की। जाति क्या होती है कि जब एक ही प्रकार के गुणों को धारण करने वाला जीव, गुणों को याद रखना, यानी कि एक ही प्रकार के, फॉर एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग ले कि मान लीजिए कि कोई भी एक जाति है। कैसी जाति? कि मान लो आम की एक जाति हो सकती है। हमारी बात की जाए तो मनुष्य की एक जाति है, होमो सेपियंस। होमो अपना वंश है, सेपियंस अपनी जाति है। तो हम एक ही प्रकार के लक्षण, जैसे सभी मनुष्य एक जैसे ही दिखते हैं, प्रकृति में तो सभी जीव एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि हम अपने व्यवहार के अनुकूलता में, क्योंकि हम पे पशुओं के लिए हम एक समान ही है, मनुष्य एक जैसे ही है, दूसरे रेप्टाइल्स के लिए एक जैसे ही है, टेरिडोफाइट्स के लिए, पादपों के लिए भी हम एक जैसे ही है ना, पौधों के लिए हम एक जैसे ही। ये तो हमने अपनी कम्युनिटी के लिए बांट रखा है, वरना एक ही प्रकार के लक्षणों को धारण करने वाली सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, वो क्या होती है? अपनी जाति होती है। उसके अंतर्गत लक्षणों की समानता बहुत ज्यादा होती है। अब जब सभी अनेक प्रकार की जो जातियां मिल जाए और एक ही प्रकार का लक्षण प्रयुक्त करें, एक ही प्रकार की कम्युनिटी प्रयुक्त करें, उसे बोलते हैं वंश। कि भाई हम किस वंश के अंतर्गत आते हैं। हम अपनी सामान्य या व्यवहारिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण लेकिन समझे तो हमारे समाज में अनेक प्रकार की जातियां हैं। अनेक प्रकार की जातियां होने के बावजूद हम अपना उसका वंश लेते हैं कि हम किस वंश के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जातियां समान, फिर जातियां हो गई तो जातियां किस वंश के अंतर्गत आ रही है उसको जोड़ते हैं। तो एक वंश के अंतर्गत अनेक प्रकार की जातियां होती नहीं होती अपनी कम्युनिटी के अंतर्गत। तो उसी के आधार पर जब जातियां वंश का निर्माण करती है तो इन सभी की एक जैसे लक्षण रहेंगे तो वंश बनेगा। अब बहुत प्रकार के वंश, अनेक प्रकार के वंश, कोई एक कुल से होगी, कुल देवी बात करते हैं फॉर एग्जांपल, कुल देवता, कुल युक्त, कुल स्थान। तो पर्टिकुलर अनेक प्रकार के जातियों के वंशों का भी क्या होता है, वो एक संपूर्ण। वैसे का वैसे जीव विज्ञान में भी हम बात करते हैं कि अनेक प्रकार की जातियों के वंश, अब जब वंश का इंक्लूड किए जाएंगे, उनके अंदर समानताएं होगी, तो वो उसी कुल या फैमिली में आएंगे, कम्युनिटी पर्टिकुलर उसी फैमिली के अंतर्गत आएंगे। अब इसको एग्जांपल समझने के लिए हम लेते हैं कि आप सभी को पता है कि टमाटर और बैंगन अलग अलग जातियां हैं। अलग अलग जातियां, टमाटर अलग है, बैंगन अलग है। जब टमाटर और बैंगन दोनों अलग अलग जातियां हैं, लेकिन टमाटर और बैंगन का दोनों का वंश क्या है? सोलेनम, एक ही वंश है। तो बात होगी कि नहीं होगी? जातियां अलग अलग है लेकिन दोनों का वंश सेम है। तो अनेक प्रकार की जातियां वंश का निर्माण करती है। जैसे हम बॉडी के अंतर्गत ऑर्गन्स में सेल्स टू स्टार्ट करते हैं ना, शरीर या बॉडी के पार्ट तक, कैसे कि बहुत कोशिकाएं जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो उत्तक का निर्माण कर लेती है। उत्तक जब एक साथ संयुक्त होकर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं तो उत्तक बना देते हैं अंगों को। ऐसा करता है नहीं करता? उत्तक तंत्र, फिर तंत्र से बॉडी, अंग, शरीर वगैरह बनते हैं। तो उसी प्रकार है कि देखो, टमाटर भी एक अलग जाति है, बैंगन की भी एक अलग जाति है, लेकिन दोनों का वंश एक है, सोलेनम। क्या वंश है? सोलेनम। तो वंश हो गया। अगर वंश अनेक प्रकार के वंश, जैसे सोलेनम है, गुडल वंश है, या हम बात कर ले पिटूनिया वंश है, अनेक प्रकार के वंश अगर एक साथ हो जाए, उनके अंदर कुछ न कुछ लक्षणों की समानता हो जाए, तो वो किसी एक फैमिली के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे सोलेनम वंश हो गया, तो सोलेनम, पिटूनिया और दतुरा, ये तीनों अलग अलग वंश के जात तो वंश है। तो इन वंशों के एक ही कुल है, क्या है? सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आ गए। तो कम्युनिटी आप दूसरे से अंदर की आ रहा है ना कि कुल कौन सा? सोलेनेसी, सॉरी कुल कौन सा? सोलेनेसी। वंश कौन सा? कि वंश की बात करें तो सोलेनम है, वंश पिटूनिया है, वंश हम बात करेंगे दतुरा का वंश है, अलग अलग है। तो वंश हो गया। अब वंशों की बात करेंगे तो वंश के अंदर जातियां है, टमाटर, बैंगन, ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जब बहुत प्रकार के कुल मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर रीजन के तौर पर, और कोई बात करेंगे जातियों की और वंश की, तो आपको पता है कि चीता, टाइगर और पैंथर वगैरह होती है, सभी पैंथेरा वंश के अंतर्गत आते हैं और उसकी फैमिली वगैरह और उसकी जातियां अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार ये जब कुल एक साथ मिल जाएंगे तो किसी गण या ऑर्डर का निर्माण कर लेते हैं, उसके अंतर्गत समानताएं होती है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि सभी पैंथेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं वो पैंथेरा कुल के हैं, लेकिन उसके अगर गणों की बात की जाए तो दूसरे प्रकार की बिल्ली वगैरह उनकी संरचनात्मक दृष्टि समान नजर आती है, लेकिन वो उस कुल के अंतर्गत नहीं आता है, उनका गण अलग हो जाता है, ऑर्डर अलग होता है। वैसे के वैसे जब बहुत प्रकार के जीवों के ऑर्डर्स यानी वर्ग ऑर्डर साथ में मिलकर क्लास का निर्माण करते हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं, वर्ग में बात करेंगे। अभी हम एग्जांपल लेंगे पर्टिकुलर, और जब एक ही अलग प्रकार के क्लास मिलकर एक फाइलम या संघ बना लेती है और संघ मिलकर एक जगत का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट में ब्रीफ में वर्गीकरण की संवर्गी को पढ़ा है, वर्गी की संवर्ग को भी पढ़ा है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का हम प्रयास करते हैं। कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैंने यहाँ पर आपके सामने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर सामान्य नाम भी लिखा है, जिसका जैविक या वैज्ञानिक नाम भी लिखा है, वंश का नाम, कुल का नाम, गण का नाम, और सॉरी यहाँ पर वंश, कुल, गण, और आगे अपने के सामने आएगा ये वाला संघ का नाम। तो इस प्रकार देखो वंश, कुल, गण, जाति, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और क्लास। वंश, कुल, गण, तो यहाँ पर क्या आएगा? वर्ग आएगा। क्या आएगा? वर्ग। तो यहाँ पर हमने वर्ग का भी नाम लिखा है, वर्ग, और फिर आगे क्या आएगा? संघ या क्लास की बात करेंगे वो आएगा, और फिर फाइलम आ जाएगा। तो देखो पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला अपना खुद का ही यानी कि मानव का ही लेते हैं, ह्यूमंस का ही। सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं? मानव, ह्यूमंस है। अपना वैज्ञानिक नाम क्या है? केरलस लिनियस के निर्देश याद रखना है अपने को। वैज्ञानिक नाम क्या है आपने? कि अपना वैज्ञानिक या जैविक नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। किसी का भी वैज्ञानिक नाम देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसका पहला पद नाम रहेगा, वो क्या रहेगा? वंश का नाम। तो देखिए वंश में मिल रहा है क्या? होमो, ये रहा होमो, यानी कि वंश का नाम होमो हो गया। अब दूसरा नाम क्या रहेगा? जाति संकेत पद। तो सेपियंस यहाँ पर लिखा हुआ है जाति में, तो अगर सेपियंस की बात करें तो जाति क्या हो जाएगी? सेपियंस हो जाएगी। जाति क्या है? सेपियंस। अब इस कुल का बात करेंगे तो होमोसेपियंस, मानव का कुल क्या है? होमोनिडी। होमोनिडी कुल के अंतर्गत आएंगे, और होमोनिडी का वंश क्या रहेगा? प्राइमेट्स के अंतर्गत आता है। एक होता है प्राइमेट्स और एक होता है काइनवेर्सिया। ठीक है, प्राइमेट्स के अंतर्गत हम आते हैं। प्राइमेट्स किसके अंतर्गत आते हैं? मेमेलिया, स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो हो गया ना, देखो वंश, कुल, गण, वर्ग, और संघ किसका? कोर्डेटा यानी कि नोटोकोड धारी, या जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं, उसके बारे में आप समझ सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं घरेलू मक्खी का, यानी कि अपने घर के अंतर्गत आने वाली या रहने वाली या पाई जाने वाली मक्खी, घरेलू मक्खी। उसकी बात की जाए तो इसका जैविक नाम या बायोलॉजिकल या वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? मस्का डोमेस्टिका। अब मस्का क्या है? इसका वंश नाम, और डोमेस्टिका क्या है? इसका जाति संकेत पद। मस्का डोमेस्टिका की बात कर रहे हैं। कुल इसका म्यूसिटी हो जाएगा, वर्ग इसका डिप्टेरा, गण इसका डिप्टेरा, और वर्ग इसका इंसेक्टा। इंसेक्टा यानी कि कीट वगैरह, और आर्थ्रोपोडा इसका संघ हो जाएगा। याद रखना आर्थ्रोपोडा की बात आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी लिख देते हैं कि नॉन कॉर्डेटा का सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा संघ है किसका? अकशेरुकी का। अकशेरुकी का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। फिर तीसरा लेते हैं आम। आम की बात करते हैं, फ्रूट। अब इसका वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। अब देखो मेंजिफेरा इसका पद नाम पहला है, तो ये किसका रहेगा? इसका वंश का नाम रहेगा, और इंडिका इसकी क्या है? जाति संकेत पद है। और ये किसने दिया था? आपको पता है, लिनियस ने दिया था। फिर इसकी कुल की बात की जाए एनार्कियडिसी, और गण इसका सेपेंडेप्स, और डाइकोटिलिटी इसका होता है वर्ग, और एंजियोस्पर्म इसकी क्या होती है? संघ होती है। अब डाइकोटिलिटी मतलब कि द्विबीजपत्री, एंजियोस्पर्म मतलब कि आवर्तबीजी। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर के अंतर्गत। स्टार्टिंग से हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे और संपूर्ण प्रकार के नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। चौथा एग्जांपल लेते हैं, देखो गेहूं का। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। अब टिट्रिकम पहला पद नाम आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? वंश का नाम हो जाएगा, और एस्टिवम इसकी क्या है? जाति संकेत पद। इसकी बात करेंगे नॉर्मल सी कुल की, तो पोएसी इसका कुल है, गण इसका पोएलम होगा, और मोनोकोटिलिटी यानी कि एक बीजपत्री इसका वर्ग हो जाएगा,
और एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीज इसका संघ हो जाएगा। इस प्रकार हम वर्गीकी के अंतर्गत, संवर्ष के अंतर्गत इन चीजों को पढ़ते हैं। हम हर एक चीज को डिटेल के अंतर्गत पढ़ेंगे, हर एक का वर्गीकरण करेंगे, कौन से किस प्रकार वर्ग बनते हैं, वर्ग के स्पेशल गुणधर्म क्या होते हैं, इनके बारे में अभी हमने ब्रीफ जानकारी ली है कि ये छोटी इकाई ये होती है, इनके अंदर कुछ ना कुछ समानता होकर इंक्लूड होते जाते हैं और आगे जाकर जगत बना लेते हैं। कैसे बनता है, किस प्रकार होता है, ये सभी हम अपने हर एक चैप्टर के अंतर्गत जो भी आगे आएंगे उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अपने फर्स्ट चैप्टर में इसका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था, कुछ बेसिक टर्म्स या कुछ बेसिक चीजें दी गई हैं, उसको भी अभी हम जानकारी ले लेते हैं। और ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इसको भी हमने पूरा कर लिया है। अपना जो पहले चैप्टर का एक लास्ट और अंतिम भाग है वो है अपना, देखो, वर्गीकी सहायता साधन, यानी कि वर्गीकरण की सहायता के लिए वर्तमान में क्या क्या अपने पास साधन है, कौन अपने वर्गीकरण के लिए सहायता प्रदान करते हैं, आपने वो कैसे उसके बारे में जानकारी मिलती है और कैसे कैसे नई रिसर्च होती रहती है। ये नॉर्मल सा जनरल नॉलेज का अच्छा टॉपिक है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि पहला साधन है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम होता है अनेक प्रकार के जीवों या पौधों के छोटे छोटे जातीय टुकड़ों को सुखाकर एक गत्तेनुमा संरचना में या बड़े चौकोर आकृति वाली संरचना के ऊपर चिपकाकर उसके नीचे वैज्ञानिक नाम, लोकल नेम, जाति वंश को लिखकर स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, उसे बोला जाता है हर्बेरियम, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ विलुप्त हुई जातियों के बारे में और कुछ नई होने वाली जातियों के बारे में विवरण प्रस्तुत कर सके। इसलिए अलग अलग साधन है, ये पाठकों के लिए हर्बेरियम है। फिर कुछ बोटेनिकल गार्डन्स लगाए जाते हैं, वनस्पति उद्यान लगाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की नई नई किस्म के पौधों को उसको कुल वंश जाति के अनुसार बड़े बड़े उद्यानों के अंदर उगाया जाता है, उसके ऊपर टैग लगाया जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम, अवधि, कितने वर्ष तक वो पौधा जीवित रहता है, क्या क्या उसके अंदर लक्षण, किस प्रकार के पुष्प आते हैं, वो सारा उसके ऊपर विवरण उसके पास टैग लगा रहता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन भी है। वर्ल्ड का सबसे अच्छा बोटेनिकल गार्डन है बोटेनिकल गार्डन क्यू में, इंग्लैंड में है, और एक इंडिया का है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा के अंदर, और एक रिसर्च के लिए बनाया गया है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंतर्गत। ठीक है, ये कुछ नाम अपने को याद रखना है जिसके अंतर्गत पौधे के बारे में रिसर्च की जाती है, नई जातियां, नई किस्म के धान, पौधे, खाद्य पदार्थ, फ्रूट वगैरह, या जो विलुप्त होने वाले बीज है उनको संवर्धन किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है। फिर होता है कुछ संग्रहालय, म्यूजियम, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके छाल को आपने देखा होगा, कुछ टहनियों को, कुछ ऐसे विशाल वृक्षों के अवशेष को म्यूजियम के अंतर्गत रखा जाता है देखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए। वहां पर उनका नाम वगैरह लिखकर उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ये सब थ्योरीज होती है जो हम पीएचडी वगैरह करके अपना रिसर्च प्रस्तुत करते हैं, वो उसके अंतर्गत छपता है। ये सारे होते हैं। एक होता है प्राणी उपवन यानी कि जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम चिड़ियाघर भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत जीवों को रखा जाता है देखने, समझने और उसकी एक्टिविटीज को नोट करने के लिए। और कुछ ऐसे जूलॉजिकल पार्क होते हैं जो पब्लिकली ओपन भी होते हैं, और कुछ होते हैं जो केवल रिसर्च के लिए रखा जाता है। कुछ ऐसा डेंजरस यानी कि खतरनाक जीव होते हैं जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उनके जेनेटिकली इवोल्यूशन को लेकर, तो वो जीव प्रत्येक यानी पब्लिक यानी कि आम लोगों के लिए खुले नहीं होते हैं। केवल चिड़ियाघर जिसके अंदर साधारण जीवों को रखा जाता है और उनके साथ साथ रिसर्च भी की जाती है, वो सबके लिए खुले होते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर का दौरा किया होगा, वहां पर जीवों को देखा होगा। कुछ ऐसे रिसर्च लैब होते हैं जहां पर अपनी एंट्री नहीं होती है, वहां पर कुछ ऐसे जीवों को भी रखा जाता है जिनके ऊपर रिसर्च करके नई नई चीजों का खोज किया जाता है। फिर एक होती है कुंजी और चाबी। इसके अंतर्गत कुछ नहीं है कि नई नई चीजों के बारे में विवरण प्रस्तुत करके अपने पास स्टोर करना, ये सारी चीजें होती है। तो अपना आज इस पार्ट 3 के अंतर्गत हमने वर्गीकरण का ब्रीफ के अंतर्गत जानकारी ली, उसका एग्जांपल्स देखे और इसके सहायता के साधन देखे। अपना पहला चैप्टर यहाँ पर 3 पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और क्लासिफिकेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।